हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 28 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 27 अप्रैल को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो कुमार गौरव सर के द्वारा अपनी क्लास में करवाए जाते हैं वे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इस बार ये जो है इसका 29वां संस्करण जारी किया गया है। और इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? पहला स्थान इसमें सिंगापुर को मिला है, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत की रैंक इसमें क्या है? भारत की रैंक है 131। ये जो भारत की रैंक 131 है यह कितने देशों में से है? 184 देशों में से है। और भारत का स्कोर इसमें कितना रहा है? भारत का स्कोर रहा है 52.9। पाकिस्तान का स्थान इसमें कौन सा है? तो पाकिस्तान का इसमें स्थान है 152वां। कौन सा स्थान है? 152वां है। तो यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न किस किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इस बार इसका 29वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान इसमें सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है इसमें 131। कितनी है? 131 है। तो ये जितने भी पॉइंट अभी हमने आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट आपको ज़रूर पता होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन का संबंध किससे है? तो हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन का संबंध किससे है? ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी हो जाएगी आई स्पेस इंक कंपनी। और ये किस देश की कंपनी है? ये जापान की कंपनी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य था चांद पर लैंडर और रोवर को भेजना। इसका उद्देश्य क्या था? चांद पर लैंडर और रोवर को भेजना। तो यहाँ से हमको मेन पॉइंट क्या याद रखना है? यहाँ से हमको याद रखना है कि जो हाकुतो आर मिशन फर्स्ट है, हाकुतो आर मिशन जो फर्स्ट है इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है जापान से। किस देश से है? जापान से है। ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ये कितने लोगों को दिया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है ये कितने लोगों को दिया गया है? ये 5 लोगों को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1989 में हुई थी। ये जो 5 व्यक्तियों को दिया गया है इसमें एक लोग का हमको नाम भी याद रखना है। नाम क्या है इसमें? एलेसेंड्रा कोराप। ये जो है अमेज़न वर्षा वन में रहती हैं और इनको इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अमेज़न वर्षा वन है कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेज़न वर्षा वन जो है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1989 में हुई थी। और इस बार यह कितने लोगों को दिया गया है? इस बार यह 5 लोगों को दिया गया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है इसको कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? आईपी एंड महिला इस बार इसकी थीम है। और इस दिवस की जो घोषणा है कब हुई थी? इस दिवस की घोषणा वर्ष 2000 में हुई थी। तो यहाँ से हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? सन 2000 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या है? आईपी एंड महिला इस बार इसकी थीम है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में।
उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है। तो इसकी खोज जो है युकाटन प्रायद्वीप पर की गई है और युकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तामजा। और तामजा का अर्थ क्या होता है, तामजा का अर्थ होता है गहरा पानी। तो यहाँ से आपसे प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्लू होल का नाम क्या है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्लू होल का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा तामजा। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल किस देश में स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको में भी कहाँ पर स्थित है, तो मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है 900 फुट। कितनी गहराई है इसकी, 900 फुट इसकी गहराई है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्लू होल की, जिसकी खोज अभी की गई है हाल ही में। लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल हो जाएगा ड्रैगन होल। कौन सा हो जाएगा, ड्रैगन होल। और ये कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 980 फुट। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, तामजा भी याद रखना है। तामजा कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर। और अगर पूछा जाए कि ड्रैगन होल कहाँ पर स्थित है, ड्रैगन होल जो है दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 980 फुट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % व्यय करती है। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य पर जो है जीडीपी का कितना % व्यय किया है, तो 1.35% व्यय किया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से है। मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है तमिलनाडु से। किस राज्य से है, तमिलनाडु से। ये जो बर्तन है इनका तल कैसा होता है, इनका तल जो है पूर्ण रूप से गोल होता है, यानी कि पूरी तरह से गोल होता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण जीआई टैग, कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध भी तमिलनाडु से है। मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। बसहोली की पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसी प्रकार से पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध तेलंगाना से है। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था, वर्ष 2004 में। दार्जिलिंग की चाय का संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। नागरी दुबाराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेंगे जीआई टैग की। तो जीआई टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है, तो जीआई टैग का अधिनियम जो है ये 1999 का है। कब का है, 1999 का है। और ये लागू कब हुआ था, ये जो लागू है ये 2003 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, 2003 में। लेकिन पहला जीआई टैग कब दिया गया था, पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दिया गया था। और ये जो जीआई टैग है किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय पतन जल मार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आईआईटी मद्रास में की गई है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। तो बस हमको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है, आईआईटी मद्रास में की गई है। अगर पूछा जाए कि परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को किसने स्थापित किया है, आईआईटी खड़गपुर ने स्थापित किया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को किसने स्थापित किया है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा स्थापित किया गया है।
परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का संबंध किस राज्य से है और ये उस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे? तो ये पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका दल कौन सा था? इनका दल है शिरोमणि अकाली दल। कौन सा? शिरोमणि अकाली दल। अगर पूछा जाए कि इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, तो इनका निधन जो है 95 वर्ष की उम्र में हुआ है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि जो पंजाब राज्य के सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो यही थे कौन? प्रकाश सिंह बादल। तो सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग CM कौन रह चुके हैं पंजाब के? प्रकाश सिंह बादल रह चुके हैं। और ये 11 बार MLA भी रह चुके हैं। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यह जो है मोरारजी देसाई की सरकार के समय केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी पार्टी है? तो यह है आम आदमी पार्टी। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या है 6। कितनी है? 6 है। और नवीनतम कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117 है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्स मार्शल आर्ट का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। और मिक्स मार्शल आर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली गर्भपात की गोली को दी मंजूरी। तो जापान के द्वारा क्या किया गया है? जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अपने इतिहास में पहली बार गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।